आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे, तुम दोनों दूर से आए मेहमान हो, लेकिन मेरे दुष्ट संप्रदाय का नाम हटाने की इच्छा करना क्या थोड़ा अहंकारी नहीं है? काले वस्त्र वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। यह काले वस्त्रधारी व्यक्ति सोल सागर की प्रथम स्तर में था। बहुत स्पष्ट रूप से वो धूल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु धीमंत था, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ पुरुषोत्तम के प्रति सतर्कता की तरह लग रहा था, क्योंकि संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी भी प्रथम स्तर सोल सागर क्षेत्र में हैं। ये दोनों लोग बिना किसी संकेत के मुख्य शिखर पर प्रकट हो सकते थे। संभवतः उनके पास कुछ क्षमताएं थी। तुम धीमंत हो? आरव ने उस पर एक नजर डाली और उदासीनता से पूछा। जब धीमंत ने एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के लड़के को इतना घमंडी होते देखा, तो वो अपने दिल में बहुत नाराज हुआ। ये हमारे सोल सागर क्षेत्र के लोगों के बीच की बातचीत है। एक जूनियर के रूप में यहां अहंकार करने की तुम्हारी बारी कब से आ गई? ये कहते हुए धीमंत ने अपनी आस्तीनें लहराई। आरव की ओर एक जबरदस्त बल का विस्फोट हुआ, जो आरव को एक तरफ धकेलना चाहता था। उसने ऐसा सबसे पहले अपने साधनों का प्रदर्शन करने और दूसरे पक्ष को अपनी शक्ति से परिचित कराने के लिए किया था। दूसरा, यह पता लगाना था कि पुरुष स्वतम की शक्ति सीमा कहाँ है। धीमंत ने पूरी तरह से सोचा कि आरव को झटका लगेगा, लेकिन उसकी सोच के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। धीमंत की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गई, आरव को कुछ अविश्वास से घूरते हुए। अभी उसके धक्के की ताकत फर्स्ट लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात ही छोड़िए, लेट स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि 1 इंच भी नहीं हिलेगा। ये लड़का असामान्य है। लेकिन आरव को धीमंत से परेशान होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उदासीनता से कहा, 10 साल पहले तुमने काबेरी सिटी के बाबा परिवार की सबसे बड़ी बेटी पर दिल लगाया था। तुमने उसे जबरदस्ती मांग लिया था। बाबा परिवार की सबसे बड़ी बेटी अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए मरने को तैयार थी। उसने आत्महत्या कर ली और मर गई। इसका परिणाम यह हुआ कि तुमने अपना गुस्सा बाबा परिवार पर निकाला और तुमने बाबा परिवार के हर एक सदस्य को खत्म कर दिया। क्या यह सच है? धीमंत के चेहरे पर उदासी छा गई। यह मामला स्वाभाविक रूप से हुआ। यह दुष्ट संप्रदाय में कोई रहस्य भी नहीं था। दुष्ट संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक हमेशा से ही किसी की अपनी इच्छा के अनुसार आचरण होता रहा है। असहमति के एक शब्द पर लोगों को मार डालना आम बात थी। उस समय उसने उस बाबा परिवार की सबसे बड़ी बेटी पर दिल लगाया और दुष्ट संप्रदाय के नाम पर बाबा परिवार को अपनी बेटी भेजने के लिए कहा। कौन जानता था कि वो छोटी लड़की वास्तव में इतनी दृढ़ निश्चय होगी और सीधे फांसी लगाकर अपनी जान दे देगी। क्रोध में आकर धीमंत ने लोगों को बाबा परिवार के अंतिम व्यक्ति तक कत्ल करने के लिए भेजा। तुम कौन हो? तुम मेरे जवाब के लायक नहीं हो, धीमंत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। भले ही आरव के पहले के प्रदर्शन ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया हो, फिर भी उसने प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन योद्धा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जिस तरह से धीमंत ने इसे देखा, दोनों में से पुरुष स्वतम वर्तमान उसका दुर्जेय प्रतिद्वंदी है, और आरव के बोलने के लहजे ने उसे पूरी तरह से हल्का बना दिया। इससे धीमंत और भी क्रोधित हो गया। यदि पुरुष स्वतम की शक्ति से भयभीत न होता तो धीमंत ने आरव को बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। लेकिन आरव ने धीमंत की परवाह नहीं की और आगे कहा, 7 साल पहले संकर सिटी में एक नवे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के योद्धा एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति बेच रहा था। खबर मिलने के बाद तुमने ने खजाना छीन लिया और उसे मार डाला। 5 साल पहले, 4 साल पहले आरव ने धीमंत के हर एक बुरे काम को विस्तार से गिनाया, जैसे वो छोटी मोटी बातें कर रहा हो। लेकिन वहां मौजूद हर कोई आरव की बातों में ठंडे इरादे को समझ सकता था। यह धीमंत अपराध और दुष्कर्मों में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे हत्या और आगजनी करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं थी। कई लोगों को बस एक अनचाही विपत्ति का सामना करना पड़ा। बहुत स्पष्ट रूप से आरव के मन में पहले से ही हत्या करने की मंशा थी। इसके अलावा सोल सागर क्षेत्र के इस विशेषज्ञ धीमंत के सामने आरव ने अपनी हत्या करने की मंशा को जरा भी नहीं छिपाया। आरव ने आगे कहा, यह सब तुमने ही की है ना? तुम उत्तर न देने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही मामले की अच्छी तरह से जांच कर ली है, इसलिए तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए, आरव ने शांत भाव से कहा। आरव के विचार में
मार्शल आर्ट की दुनिया में लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। मार्शल आर्ट की दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जहां स्थान पर बलवान लोग कमजोरों का शोषण करते थे। लेकिन ऐसे चरित्र के बारे में जो धीमंत जैसे विवेक से पूरी तरह रहित था। आरव के मन में हत्या करने की ऐसी मंशा थी जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। ये उसके पिछले जन्म में कीमिया सम्राट के रूप में उसकी पहचान से संबंधित हो सकता है। बेशक इसका रुद्रदेव की शिक्षाओं से भी संबंध था। इसलिए आरव के पिछले जन्म में उसने विभिन्न परिस्थितियों में लोगों को बचाया था। कई सौ वर्षों के जीवन काल में आरव ने जिन लोगों का इलाज किया और मदद की, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। भले ही वो फिर से जीवित हो गया, लेकिन आरव की हड्डियों में इस तरह की चीज को मिटाने का कोई तरीका नहीं था। आरव की बातें सुनकर धीमंत अत्यधिक क्रोध से हंसा। उसने कहा, बेटा, तो क्या हुआ अगर इस महान व्यक्ति ने कुछ लोगों को मार डाला? मैं यही खड़ा रहूंगा। तुम आओ और मार डालो। हाँ, मुझे मार डालो है। सामने ये बदमाश अभी भी 16 से 17 साल का है, उसे धमकी दे रहा है। अब तक धीमंत को भी पता चल गया था कि ये लोग बुरे इरादों से आए थे। ये मामला शायद ही सुलझ पाता, लेकिन अगर ये सिर्फ सोल सागर क्षेत्र होता तो भी वो इसे डर सकता था। इस बदमाश को स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का पता नहीं था। दुष्ट संप्रदाय में अभी भी कई उच्च स्तरीय सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र उसका इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा दुष्ट संप्रदाय के शिष्यों के तरीके बेहद विचित्र थे, जिनसे बचना असंभव था। इतना छोटा बच्चा उनको खत्म करने के लिए यहां उपद्रव कर रहा है। ऐसा लगता है कि गधे ने उसके सिर पर लात मारी है। आरव अचानक मुस्कुराया और बोला, मेरे पास क्षमता है या नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन कला। धमाका। आरव की आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई और वो बहुत तेजी से 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच गया। पुष्पित के साथ लड़ाई के बाद आरव को भी बहुत फायदा हुआ और उसने बहुत तेजी से अपने क्षेत्र को मजबूत किया। उत्तरी क्षेत्र में आने के बाद आरव की साधना प्रगति भी थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। कल वो अंततः द्वितीय स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन में सफल हो गया। आज फिर से एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ से युद्ध करते हुए आरव में स्पष्ट रूप से अधिक आत्मविश्वास थी। आरव को तुरंत 3 छोटे क्षेत्रों में सफल होते देख धीमंत की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई। लेकिन बहुत जल्द उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या यह तुम्हारा भरोसा है? हाँ, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि 5वें स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति को बाहर लाकर तुम मेरे दुष्ट संप्रदाय को मिटा सकते हो? वाक्य का उत्तरार्ध धीमंत ने पुरुष स्वतम की ओर निर्देशित किया। उसकी राय में पुरुष स्वतम को यहां आरव लड़ने में सहायता करने वाला था, लेकिन वे गलत थे। क्या यह हो सकता है कि वे सोचते हों कि दुष्ट संप्रदाय में केवल वही अकेला था? हालांकि पुरुष स्वतम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी वो है। जब तक दूसरे लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। जब पुरुष स्वतम की आवाज धीमी हुई तो भीड़ चौंक गई। क्या ये दोनों लोग मूर्ख हैं? एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को सोल सागर क्षेत्र को चुनौती देने देना? भले ही ये जूनियर्स को सिखाने के लिए है, लेकिन उसे मौत की सजा देने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये लड़का भी ऐसा ही है। ये बिल्कुल बेवकूफ है। एक सीनियर ने इसे सोल सागर क्षेत्र को चुनौती देने के लिए भेजा था और वो वाकई उस व्यक्ति को चुनौती दे दिया। मैं पहले से ही उलझन में हूं। हाँ, बहुत मजेदार। मैं हंसते हंसते मर रहा हूं। आश्चर्य के बाद यह मजाक का सिलसिला था। इन लोगों की नजर में ये दोनों पूरी तरह से पागल थे। लेकिन धीमंत ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या केवल तुम उसे कार्रवाई करने दोगे? पुरुषोत्तम ने ठहाका लगाया और उसकी आकृति चमक उठी, लेकिन वो कई सौ फीट दूर चला गया, जिससे उसका रुख जाहिर हो गया। इतनी दूरी पर अगर आरव वाकई किसी खतरे में था तो पुरुषोत्तम समय रहते उसे बचा नहीं सकता था। यह रवैया पहले से ही बहुत स्पष्ट था। उसे वाकई इन दो लोगों की लड़ाई की कोई परवाह नहीं थी। धीमंत ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, यह सोचना कि ये धीमंत, मैं वास्तव में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बदमाश द्वारा अपमानित होऊंगा। हाँ, हालांकि मुझे आपकी अज्ञानता पसंद है। मैं आपको बता दूंगा कि निराशा किसे कहते हैं। आरव के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा। उसने अपने हाथ में कैंगुआ तलवार उठाई। भयानक शक्ति का एक झोंका बाहर निकला। यह दृश्य देखकर सभी के हाव भाव एकदम बदल गए। क्या वो एक्त्रित सार का संघनित रूप है? क्या वसी रूपांतरण क्षेत्र नहीं है? क्या ये मेरे साथ खिलवाड़ है? सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार संभवतः एकत्रित सार का संघनित रूप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़के ने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। पता चला कि उसने वास्तव में पहले से ही एकत्रित सार के संघनित रूप को सीख लिया है। आरव के तलवार वर्षा को आते देख दुष्ट संप्रदाय के सभी शिष्यों में कोलाहल मच गया। डाउन सिटी में हुई घटना की तरह ही इस अप्रत्याशित दृश्य ने सभी को ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र द्वारा एकत्रित सार के संघनन रूप को प्राप्त करना यह वास्तव में बहुत ही विचित्र था।
धीमंत की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने जल्दबाजी में अपनी साधना पद्धति को चरम सीमा तक लागू किया। हालांकि धीमंत एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन वो सोल सागर क्षेत्रों में सबसे निम्न स्तर का अस्तित्व था। उसने एकत्रित सार के संघनन रूप को भी नहीं समझा था, कुछ ऐसा जो वो एक सोल सागर क्षेत्र नहीं समझ पाया था। उससे पहले इस सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के युवक ने वास्तव में समझ लिया था। यह बहुत ही अविश्वसनीय था। हालांकि धीमंत के पास इतना सोचने का समय ही नहीं था। वो केवल अपनी पूरी ताकत से विस्फोट कर सकता था और अपने शक्तिशाली साधना क्षेत्र का उपयोग करके आरव के एकत्रित सार के संघनित रूप को कुचल सकता था। फायर इमोलेटिंग हेरेटिक क्लाउड। धीमंत ने एक धमाकेदार दहाड़ लगाई। पूरा आसमान जलता हुआ लग रहा था। भयानक लपटें आरव की ओर आग के सांप की तरह बढ़ रही थी। आरव को निगल जाना चाहती थी। आरव ने ठंडी सांस ली। मैरी ड्रेन्सवर्ड ब्लेड अचानक फूट पड़ा। हालांकि तलवार के ब्लेड के प्रेत बड़े नहीं थे, लेकिन इसकी शक्ति बेजोड़ थी। उन असंख्य तलवार के ब्लेड ने वास्तव में आग के सांप को अव्यवस्थित कर दिया। जब तक वो आरव के सामने पहुंचा, तब तक उसके पास पहले से ही बहुत अधिक शक्ति नहीं बची थी। पुष्पित की क्रेन के साथ अमर आता है कि तुलना में यह फायर इमोलेटिंग हेरेटिक क्लाउड तकनीक बस तुलना में फीकी थी। लेकिन धीमंत आखिरकार सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनके हमले ने अभी भी काफी संख्या में तलवार के ब्लेड को नष्ट कर दिया। बस इतना था कि 5वें स्तर पर सी ट्रांसफॉर्मेशन आरव पिछली बार की तुलना में फिर से बहुत अधिक शक्तिशाली था। जब एक पहलू कमजोर होता है तो दूसरे मजबूत होते हैं। धीमंत इस हमले को पूरी तरह से कैसे बेअसर कर सकता था? अभी भी तलवार के ब्लेड का एक बड़ा हिस्सा धीमंत के हमले को भेद रहा था, जो सीधे धीमंत के शरीर पर वार कर रहा था। धीमंत की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा एकत्रित सार की संघनित तलवार की ब्लेड के नीचे एक भी वार का सामना नहीं कर सकती थी। एक पल में ततैया के घोंसले की तरह उसमें छेद हो रहे थे। दुखद चीख के बाद धीमंत की लाश हवा से नीचे गिर गई और जमीन पर भारी रूप से गिर गई। एक ही वार में मारा गया। दुष्ट संप्रदाय के शिष्यों को अभी भी यह समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा था, और आरव ने पहले ही धीमंत को मार डाला। मेरी दृष्टि कमजोर नहीं हो रही है ना? संप्रदाय गुरु, वो वास्तव में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बच्चे द्वारा मारा गया था। संप्रदाय गुरु, वो वास्तव में हार गया। हम अभी भी उन दोनों को मूर्ख होने के लिए उपहास कर रहे थे, ये सोचना कि उनके पास वास्तव में दुष्ट संप्रदाय को कुचलने की ताकत थी। ये लड़का वास्तव में बहुत भयानक है। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में इतना भयानक हमला कर सकता है। ये एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ को भी काट सकता है। वो हम सभी को नहीं मारेगा, है ना? दुष्ट संप्रदाय के शिष्यों ने अभी तक इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय गुरु, जो उनकी आंखों में हमेशा विजयी थे, वास्तव में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बच्चे द्वारा मारे गए थे, जो भगवान जाने कहां से निकल आए थे। जब तक वे इसे समझ पाए, उनकी पहली प्रतिक्रिया असीम भय थी। कहावत की तरह टेढ़ी छड़ी की छाया टेढ़ी होती है। धीमंत ये व्यक्ति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। ये लोग इससे बेहतर कैसे हो सकते हैं? एक चाल चलने के बाद आरव का रंग कुछ पीला पड़ गया था, लेकिन पुष्पित के साथ उस समय की तुलना में यह काफी बेहतर था। यह दृश्य देखकर संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम को भी भावनाओं के उतार चढ़ाव से अभिभूत महसूस हुआ। उत्तरी क्षेत्र में पहुंचने के बाद ईशान को सुनकर वे सभी ये उल्लेख करते हैं कि आरव ने वास्तव में डाउन सिटी में एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ को हराया था। वे तब तक हैरान रह गए जब तक कि उनकी आंखें बाहर नहीं निकल गई, केवल ये देखने के बाद कि आरव ने अपनी आंखों से एकत्रित सार के संघनन रूप द्वारा एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। आज संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम ने वास्तव में आरव की ताकत देखी। युद्ध शक्ति में आरव ने पहले ही उसे पीछे छोड़ दिया। ये 10 राज्य संगठन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर को, जिसका यह भी मतलब था कि द्वितीय स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन आरव पहले से ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। यद्यपि पुरुष स्वतम भी कोई साधारण प्रथम स्तर का सोल सागर क्षेत्र नहीं था, फिर भी उसे अभी भी एकत्रित सार के संघनित रूप को समझना बाकी था। यद्यपि उसने अनुमान लगाया था कि वो इस धीमंत को हरा सकता है, फिर भी वो इतनी सफाई से हत्या नहीं कर सकता था। वो आज सिर्फ आरव को खुश करने और बाकी दुष्ट संप्रदाय के व्यक्तियों का थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। युवा नायक, हमें छोड़ दो। ये सब धीमंत ने हमें करने के लिए उकसाया था। हम भी खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, ये सब धीमंत ही था। हमारे पास भी मजबूरी में वही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा नायक, हमें छोड़ दो। अब हर जगह सिर्फ धमाके की आवाजें गूंज रही थी। दुष्ट संप्रदाय के वे शिष्य, जिनके पास छिपाने के लिए चीजें थी, घुटनों के बल बैठ गए और आरव से उन्हें जाने देने की विनती करने लगे। रोने की आवाजें एक साथ मिल गई। इन लोगों ने देखा कि धीमंत मर गया।
उन्होंने बस सारे गलत कामों को धीमन पर थोप दिया। कुछ समय तक बोलकर और लिखकर निंदा की, तब तक रोते रहे जब तक कि धीमंत को लगा कि ये मरा हुआ व्यक्ति एक पैसे का भी मोल नहीं रखता। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हे, क्या बढ़िया है, निश्चिंत रहो। जब तक तुम्हारे अपराध मौत के लायक नहीं है, मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। लेकिन वे राक्षस जो हर संभव अपराध करते हैं, बेहतर है कि जल्दी ही अपना अंत कर लें, वरना जब मैं कदम उठाऊंगा तो दुख होगा। आरव के शब्द सुनकर कुछ लोग कांप उठे। दुख होगा, ये 4 शब्द एक तीखी तलवार की तरह थे जो एक साथ उनके दिलों में चुभ रहे थे। न तो जीवन के लिए प्रार्थना कर पाना और न ही मृत्यु की भीख मांग पाना। उन्होंने पहले भी दूसरों को इसका अनुभव कराया था। अब क्या उनकी बारी आने वाली थी? कौन परवाह करता है जब तक वे इस बात पर जोर देते रहेंगे कि उन्होंने पहले कोई गलत काम नहीं किया। क्या यह संभव है कि वो एक एक करके आत्माओं की खोज कर सके? आरव को पता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे धोखा देने के लिए झूठ बोलने के बारे में मत सोचो, ये बेकार है। उसने कहा। आरव ने कई औषधीय गोलियां निकाली और कहा, ये ट्रुथ पिल है। खाने के बाद मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम वही कहोगे, इसलिए बेहतर है कि इसे छोड़ दो। बहुत से दुष्ट संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे बदल गए। क्या इस दुनिया में अभी भी ऐसी चमत्कारी औषधीय गोली है? जब उन्होंने इस तरह का प्रभाव सुना तो अधिकांश लोगों के चेहरे पर अविश्वास था। लेकिन अंततः अभी भी ऐसे लोग थे जो आरव के दबाव का विरोध नहीं कर सके और फट पड़े। सब लोग जल्दी से भागो, किसी भी तरह से मौत है। एक बच निकलने में सक्षम होना एक के रूप में गिना जाता है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो हम सभी को मार सकता है, एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग ने चिल्लाया। आरव ने एक फीकी मुस्कान दी। उसे ऐसी ही स्थिति चाहिए थी। एक एक करके पूछताछ करना बहुत परेशान करने वाला था। इससे बहुत परेशानी से बचा जा सकता है। उन बेतहाशा भागती हुई आकृतियों को देखकर हवा में तेजी से फूलों की पंखुड़ियां बन गई। आह आह आह, दयनीय चीखें एक साथ जुड़ गई। दुष्ट संप्रदाय के सभी शिष्य या तो हवा से गिर गए या सीधे जमीन पर मारे गए। हजारों बहने वाली पंखुड़ियां हंसियों के एक समूह की तरह थी जो आसानी से इन मार्शल कलाकारों की जान ले रही थी। ये सभी लोग मारे जाने के लायक थे। कई दर्जन सांसों के बाद दुष्ट संप्रदाय की मुख्य चोटी अचानक शांत हो गई। वहां पहले से ही बहुत कम लोग बचे थे। जब तक वे बिना हिले डुले खड़े रहे, उनमें से कोई भी नहीं मरा। ठीक है, आज से डस्ट संप्रदाय का नाम उत्तरी क्षेत्र से मिटा दिया जाएगा और यह स्थान मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के गढ़ के रूप में काम करेगा। मेरे पास अभी भी वो वाक्य है, जब तक आपके अपराध मौत के लायक नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, अगर आप सभी उनके घृणित कामों में शामिल नहीं हुए तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय आप सभी को अपने साथ ले सकता है। आरव ने शांत भाव से कहा। 10 राज्य संगठन संप्रदाय की स्थापना के प्रारंभिक चरण में कई काम करने की आवश्यकता थी। इन दिनों 10 राज्य संगठन संप्रदाय ऊपर से नीचे तक इतना व्यस्त था कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। दूसरी ओर 10 राज्य संगठन संप्रदाय को स्वर्गीय धूल संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र पर कब्जा करने की आवश्यकता थी। उन्हें विभिन्न प्रमुख अधीनस्थ शक्तियों से भी संपर्क करने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संप्रदाय के अंदर धीमंत के कारण एक अप्रिय वातावरण की गंध आ रही थी। बहुत सी चीजें थी जिन्हें नए सिरे से व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। धीमंत का निवास एक महल जैसा था। जब 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्य खोज करने गए तो वास्तव में अभी भी रखैलों का एक बड़ा समूह था। उनमें से प्रत्येक एक फूल की तरह सुंदर थी। इन महिलाओं को ज्यादातर धीमंत द्वारा बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया था। उन्हें स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने देना पड़ा और आरव आमतौर पर इन सांसारिक मामलों से बेपरवाह था। उन्होंने दुष्ट संप्रदाय के मूल संप्रदाय की रक्षा करने वाले भव्य सरणी को नया रूप दिया और फिर खुद से साधना करने के लिए बंद एकांत में चले गए। हालांकि दुष्ट संप्रदाय की रक्षा करने वाले भव्य सरणी की तुलना 10 राज्य संगठन संप्रदाय के यिन यांग टर्बोड हेवन ग्रैंड एरे से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये एक मध्यम श्रेणी का चौथा स्तर का भव्य समूह था। आरव के सुधार के माध्यम से ये अभी भी मध्य चरण सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का सामना करने में सक्षम था। जबकि आरव इन कुछ दिनों में व्यस्त था, एक जोड़ी आंखें चुपचाप उसे शुरू से अंत तक पीछे से देख रही थी। ये जोड़ी आंखें और किसी की नहीं, दीक्षा की थी। लेकिन इन कुछ दिनों में आरव के साथ रहने के कारण आरव ने अक्सर उसे कुछ दिव्य आत्मा को पोषण देने वाली दवा बनाने में मदद की। उसकी बीमारी फिर से नहीं भड़की। दीक्षा अक्सर उस पीछे के दृश्य को देखती थी, एकटक देखती रहती थी। उसके विचार भी भगवान जाने कहाँ भटक गए। अनजाने में ही दीक्षा को आरव के साथ रहने से यह भावना अच्छी लगने लगी। इससे वो बहुत सहज हो गई। दीक्षा को तो यह भी लगा कि अगर ऐसे दिन लगातार चलते रहें तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस तरह के व्यस्त लेकिन शांतिपूर्ण दिन बहुत जल्दी ही बिखर गए। दुष्ट संप्रदाय के स्थान पर 10 राज्य संगठन के गठन के कुछ ही दिनों बाद
एक बिन बुलाए मेहमान नए 10 राज्य संगठन संप्रदाय में आ गया। किमिया शहर अशोक नगरी के गश्ती निरीक्षक बिक्रम यहां है। 10 राज्य संगठन के लोग जल्दी से आए और स्वागत करें। गेट के बाहर एक आवाज पूरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय में गूंज उठी। अशोक नगरी, वास्तव में इतनी जल्दी आ गए? मार्शल अंकल, हमें क्या करना चाहिए? यह आवाज सुनकर संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। स्काई मैपल भी वहां मौजूद था। यह सुनकर उसने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दुष्ट संप्रदाय शुरू में अशोक नगरी का अधीनस्थ गुट था। मैंने सुना है कि धीमंत और अशोक नगरी में घनिष्ठ संपर्क था। शुरू में मैं अभी भी यही सोचता था कि भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण के निकट होने के कारण उन्हें हमसे परेशान होने का समय नहीं है। यह सोचना कि वे वास्तव में इतनी जल्दी आ गए, यह बहुत परेशानी की बात है। जल्दी से लोगों को भेजकर आरव को सूचित करो। तभी एक आवाज आई, कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही यहां हूं। आरव की आवाज मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार से आई। हाल ही में बहुत सी छोटी मोटी बातें हुई हैं। आरव भी अंतिम एकांत में नहीं था। उस बिक्रम की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। आरव को देखकर संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम और ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल दोनों ने राहत की सांस ली। पता नहीं कब से वे वास्तव में निर्देशों के लिए आरव की ओर देखने लगे थे। इस तरह का बदलाव अनजाने में हुआ था, यहां तक कि वे खुद भी इसके बारे में नहीं जानते थे। जब से आरव भयंकर आंधी दुनिया से वापस आए हैं, तब से 10 राज्य संगठन संप्रदाय में उनकी स्थिति को कोई और नहीं बदल सकता। तब से लेकर अब तक संप्रदाय के सभी बड़े और छोटे मामलों में आरव का ही अंतिम निर्णय होता था। इस बार दुष्ट संप्रदाय को नष्ट करने के लिए भी यह स्थान आरव ने ही चुना था। दरअसल पुरुष स्वतम और स्काई मैपल दोनों ने ही प्रतिस्थापन के लिए थोड़ा कमजोर गलत काम करने वाला संप्रदाय खोजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आरव हठपूर्वक अपने विचार पर अड़े रहे। कारण यह था कि दुष्ट संप्रदाय ने कई बुरे काम किए थे। स्वर्ग ने दुष्ट संप्रदाय का ख्याल नहीं रखा तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय करेगा। अभी भले ही संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम वापस आ गया हो, लेकिन इस तरह की गति जारी रही। संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम की तुलना में आरव अभी संप्रदाय गुरु की तरह थोड़ा ज्यादा था। लेकिन आरव की विशेष तरह की स्थिति के बारे में संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम और बाकी लोगों ने किसी भी बात पर शिकायत नहीं की, क्योंकि वे सभी जानते थे कि आरव का 10 राज्य संगठन संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता और पैसे के लिए लड़ने की बात तो बिल्कुल ही नहीं थी। आरव ने अभी जो कुछ भी किया वो सब 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लिए था। आरव, ये अशोक नगरी का गश्ती निरीक्षक संप्रदाय गुरु पुरुष स्वतम ने पूछा। आरव मुस्कुराया और बोला, बकवास गश्ती निरीक्षक है। चूंकि हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने दुष्ट संप्रदाय की जगह ले ली है, इसलिए हम भविष्य में एक स्वतंत्र संप्रदाय होंगे, किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे। लेकिन उस बिक्रम के बारे में क्या? संप्रदाय गुरु ने कहा, बस उसे इंतजार करने दो, बंदर की तरह सरणी के बाहर उछल कूद करने दो। पुरुष स्वतम और स्काई मैपल ने एक दूसरे को देखा। दोनों अनजाने में गहरी सांस ले रहे थे। केवल आरव ही ऐसे साहसी शब्द कहने की हिम्मत कर सकता है। यह गश्ती निरीक्षक कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके पीछे अशोक नगरी उत्तरी डोमेन का शीर्ष प्रमुख किमिया गुट था। वे 10 राज्य संगठन के अंतिम व्यक्ति तक को नष्ट कर सकते थे, बस एक विशेषज्ञ को भेजकर। पुरुष स्वतम और बाकी लोगों की चिंताओं को भांपते हुए आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर और संप्रदाय के गुरु को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जबकि अशोक नगरी शक्तिशाली है। वर्तमान अंतहीन दुनिया के लिए मेरी स्थिति अपूरणीय है, इसलिए इस छोटी सी बात के लिए अशोक नगरी हमें दोष नहीं देंगे। भले ही उन्होंने वास्तव में दोष लगाया हो, लेकिन हमारे पक्ष में भी लोग अवरोध पैदा करेंगे। बात खत्म करके आरव मुख्य हॉल से बाहर चले गए। पुरुष स्वतम और स्काई मैपल ने एक दूसरे को देखा। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि आरव राक्षसी था, लेकिन वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था। भले ही वो सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों को हरा सकता था, लेकिन इस युद्ध में जिसने 2 दुनियाओं को घेर लिया, वो क्या भूमिका निभा सकता था? बिक्रम ने 1 घंटे तक गेट के बाहर इंतजार किया और फिर से कई बार चिल्लाया। 10 राज्य संगठन के पास वास्तव में कोई जवाब नहीं था। अशोक नगरी के गश्ती निरीक्षक के रूप में बिक्रम जहां भी जाता था, उसे हमेशा एक विशिष्ट अतिथि के रूप में देखा जाता था। अतीत में जब भी वो स्वर्गीय धूल के समूह में आता था, तो धीमंत दूर से ही उसका स्वागत करने के लिए बाहर आता था। लेकिन अब 10 राज्य संगठन समूह के इस कुत्तों ने उसे एक तरफ धकेलने की हिम्मत की है। कुछ दिन पहले बिक्रम इलाके के आसपास गश्त कर रहा था और अचानक उसे दुष्ट संप्रदाय के खत्म हो जाने की खबर मिली। वो उसी समय सदमे से दंग रह गया। यह दुष्ट संप्रदाय काफी समय से अस्तित्व में था। बहुत पहले इस संप्रदाय का नाम अलग और सुंदर था, लेकिन धीमंत प्रभारी पद पर बैठने के बाद संप्रदाय कई गलत काम की। फिर धीरे धीरे संप्रदाय को लोग दुष्ट संप्रदाय बुलाने लगे।
जो धीमंत को भी पसंद आया, पता नहीं क्यों। अशोक नगरी के संरक्षण में हालांकि उन्होंने कई ऐसे काम किए जो स्वर्ग और तर्क के विरुद्ध थे, फिर भी कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता था। धीमंत लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुलना मिलना जानता था। यह भी अनिश्चित था कि अशोक नगरी की दो श्रेष्ठ परिवार में से एक परिवार की तीसरे युवा मास्टर से परिचित होने के लिए उसे किन संबंधों से गुजरना पड़ा। इन कुछ वर्षों में दुष्ट संप्रदाय के खिलाफ शिकायतें कम नहीं थी, लेकिन तीसरे युवा मास्टर द्वारा दबा दी गई। कौन सोच सकता था कि एक छोटा सा संप्रदाय जो भगवान जाने कहां से निकला था, वास्तव में दुष्ट संप्रदाय को खत्म कर देगा। खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दो, उसने खुद अपनी पहचान पहले ही स्पष्ट कर दी थी। लेकिन उन बुरिज के साथियों के स्वागत के लिए वास्तव में एक भी व्यक्ति नहीं आया। बिल्कुल बेतुका। बेतुका, विक्रम ने अपने दिल में अनगिनत बार जमकर फटकार लगाई। अवमानना की हिम्मत तो जुर्माना भरकर पी लो। आज मैं इस गश्ती निरीक्षक का कर्तव्य निभाऊंगा और तुम्हारे इस छोटे से संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। विक्रम 5वें स्तर के सोल सागर विशेषज्ञ थे। उन्होंने आने से पहले ही इसके बारे में पूछताछ कर ली थी। इस 10 राज्य संगठन के संप्रदाय में सबसे मजबूत एक प्रथम स्तर का सोल सागर योद्धा था। उनकी ताकत से इस संप्रदाय को नष्ट करना कोई आसान काम नहीं था। दुष्ट के संप्रदाय ने भव्य व्यू की रक्षा की। विक्रम को भी अपने दिल में पता था कि यह मूल रूप से उसके लिए कुछ भी नहीं था। विक्रम भव्य व्यू के सामने पहुंचे, अपने पूरे शरीर में सार ऊर्जा को इकट्ठा किया और अचानक हमला किया। धमाका! एक जबरदस्त प्रतिक्रिया ने विक्रम को कई हजार फीट दूर उड़ा दिया। पुहवार्क! विक्रम ने मुंह से खून निकाला और उसके आंतरिक अंग वास्तव में जबरदस्त प्रतिक्रिया शक्ति से घायल हो गए। ये भव्य व्यू, ये इतना मजबूत कैसे हो सकता है? विक्रम ने गहरी सांस के नीचे बड़बड़ाया। शुरू में उसने इस 10 राज्य संगठन संप्रदाय को एक पायदान नीचे लाने के बारे में सोचा था। कौन जानता था कि उसके मुंह से दांत निकल जाएंगे। विक्रम 10 राज्य संगठन संप्रदाय के द्वार के बाहर खड़ा था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा था। वो एक प्रतिष्ठित गश्ती निरीक्षक दूसरों के दरवाजों के बाहर अकेले नाटक कर रहा था। घर पहुंचने तक बस बेइज्जती ही होगी, लेकिन इस तरह अशोक नगरी में वापस लौटकर वो अपने उच्च अधिकारियों को क्या जवाब देगा? दुष्ट संप्रदाय नष्ट हो गया था और वो, ये गश्ती निरीक्षक, ये भी नहीं जानता था कि इसे किसने नष्ट किया। वापस लौटने के बाद रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार उसका कर्तव्य अशोक नगरी को उसके अधीनस्थ बलों के मामलों के बारे में हर समय जवाब देना था। हालांकि दुष्ट संप्रदाय की जगह इतने छोटे संप्रदाय ने ले ली थी, लेकिन अशोक नगरी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो विक्रम अंततः अनदेखी के अपराध से बच नहीं सका। 10 राज्य संगठन के लोगों, सुनो, तुम लोगों ने मुझे, इस गश्ती निरीक्षक को, अपमानित किया है। ये अशोक नगरी को अपमानित करने के बराबर है। अगले कुछ दिनों में अशोक नगरी विशेषज्ञों को भेजेगा और तुम मूर्खों के झुंड को नष्ट कर देगा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। विक्रम को अपमानित महसूस हुआ और वो एक क्रूर वाक्य कहने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन ये 10 राज्य संगठन के लिए भी खतरा नहीं था। ये जगह आखिरकार अशोक नगरी के प्रभाव क्षेत्र में थी। वे निष्क्रिय रूप से एक अवज्ञाकारी संप्रदाय को यहां पैर जमाते हुए नहीं देख सकते थे। विक्रम में इतना आत्मविश्वास था कि वो वापस लौटकर और भी शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को आगे आने के लिए कह सकता था और पूरे 10 राज्य संगठन के समूह को मिटा सकता था। हालांकि अभी भी कोई ऐसा नहीं था जिसने विक्रम के क्रूर शब्दों का जवाब दिया हो। एक झिड़की का सामना करते हुए विक्रम को यह भी पता था कि वो 10 राज्य संगठन के समूह का कुछ नहीं कर सकता था और केवल एक उदास चेहरे के साथ जाने की योजना बना सकता था। मान लीजिए कि ये देहात से आए पहाड़ी लोगों का झुंड है। अशोक नगरी की ताकत, शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस मौत का इंतजार करो तुम सब। विक्रम ने गाली दी और कसम खाई, फिर मुड़कर जाना चाहा। लेकिन तभी एक आवाज आई, विक्रम, तुम यहां क्यों? विक्रम जाने ही वाला था कि सामने ही एक व्यक्ति से टकरा गया। उस व्यक्ति को आते देखकर वो खुशी से फूला नहीं समाया। भाई सोरेन, तुम ठीक समय पर आ गए। अशोक नगरी का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए गश्ती निरीक्षक भी स्तरों में विभाजित थे। विक्रम की मध्य स्तरीय सोल सागर क्षेत्र की ताकत पहले से ही खराब नहीं मानी जाती थी, लेकिन वो सिर्फ एक द्वितीय श्रेणी का गश्ती निरीक्षक था, जबकि उसके सामने ये सोरेन अशोक नगरी का प्रथम श्रेणी का गश्ती निरीक्षक था। उत्तरी क्षेत्र को देखते हुए भी इस सोरेन की 9वीं स्तर की सोल सागर शक्ति एक अत्यधिक शक्तिशाली अस्तित्व थी। उसके और सोरेन के हाथ मिलाने से उसे विश्वास हो गया कि इस 10 राज्य संगठन संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य सेना को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। विक्रम की उपस्थिति को देखकर सोरेन ने भौहें सिकोड़ी और कहा, विक्रम, तुम क्यों दुखी हो? मेरे अशोक नगरी के प्रभाव क्षेत्र में क्या यह संभव है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं?
इसका जिक्र करते हुए विक्रम ने गुस्से से कहा, और कौन हो सकता है? ये 10 राज्य संगठन का गुट है, जो भगवान जाने कहां से निकल आया है। सोरेन को देखकर विक्रम के पेट में भरी हुई शिकायतों को आखिरकार बाहर निकालने का एक आवेग मिल गया। इसलिए उसने अपने अपमान की प्रक्रिया का वर्णन किया और बात करते करते और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। भाई सोरेन, सौभाग्य से मैं आज तुमसे मिला, अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस यात्रा की रिपोर्ट कैसे बनाऊं। इस 10 राज्य संगठन के गुट को मेरी अशोक नगरी के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। आज तुम और मैं मिलकर इस 10 राज्य संगठन के गुट को खून से नहला देंगे, विक्रम ने आक्रोश से कहा। विक्रम ने उत्साह से कहा, लेकिन वो सोरेन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने देखा कि सोरेन इस समय उसे अजीब नजरों से देख रहा था। क्या भाई सोरेन, क्या कुछ गड़बड़ है? विक्रम को आखिरकार कुछ गड़बड़ का संकेत मिल गया। सोरेन ने विक्रम के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, तुम हाल ही में अशोक नगरी नहीं लौटे हो और तुम्हें नहीं पता कि उत्तरी क्षेत्र में क्या बड़ी बात हुई है। विक्रम चकित था और पूछने से खुद को नहीं रोक पाया, बड़ी बात? क्या बड़ी बात हुई? क्या ये कुछ समय पहले आए भूकंप और पहाड़ों के हिलने से संबंधित हो सकता है? इस समय अंतहीन दुनिया में आए भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण की बात अभी भी उत्तरी क्षेत्र के उन शीर्ष लोगों तक ही सीमित थी जो इसके बारे में जानते थे। विक्रम हमेशा बाहर गश्त करता रहता था। हालांकि उसे लगा कि उस समय का कंपन बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। सोरेन ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल वो भूकंप इसलिए आया था क्योंकि अंतहीन दुनिया और भयंकर आंधी दुनिया के बीच का मार्ग पूरी तरह से एक साथ जुड़ गया है। अब भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार पहले से ही पूरे दक्षिणी डोमेन पर कब्जा कर चुके हैं। इस बार 3 संप्रदाय, दिव्य तलवार संप्रदाय, बीरबाहु गुरुकुल और प्रोफाउंड आइज गुरुकुल ने उत्तरी डोमेन के विभिन्न प्रमुख बलों के प्रमुखों को बुलाने के लिए शायद ही कभी देखे जाने वाले संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित नायक निमंत्रण भेजे हैं। अशोक नगरी में इकट्ठा होने और भयंकर आंधी दुनिया से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सभी नायकों को बुलाया गया है। क्या इतनी बड़ी घटना वास्तव में हुई? सोरेन की बातों से विक्रम अचंभित रह गया। दूसरी दुनिया पर आक्रमण जैसी घटना आम मार्शल कलाकारों को कई हजार सालों में देखने को नहीं मिली। विक्रम को झटका कैसे न लगे? सोरेन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, अभी की परिस्थितियों को देखते हुए स्थिति हमारी अंतहीन दुनिया के लिए बहुत प्रतिकूल है। हिस। विक्रम ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग कुछ अव्यवस्थित था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने सोरेन से पूछा, लेकिन इसका 10 राज्य संगठन संप्रदाय से क्या संबंध है? सोरेन ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, मैं इस बार 10 राज्य संगठन संप्रदाय को निमंत्रण देने आया हूं। क्या? मैं? इस बार विक्रम वाकई उछल पड़ा। इस खबर ने उसे दूसरी दुनिया के आक्रमण से भी ज्यादा हैरान कर दिया। एक छोटा सा संप्रदाय जिसमें केवल प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र की उच्च शक्ति की ताकत है, उन्हें नायक आमंत्रण जारी करने से क्या होगा? यहां तक सोचते सोचते विक्रम पसीने से तर हो गया। भाई सोरेन, जहां तक मैं जानता हूं, इस 10 राज्य संगठन संप्रदाय में केवल 2 सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। उनमें से एक कीमिया राजा भी है। तीनों संप्रदाय इतने छोटे से गुट को नायक आमंत्रण क्यों जारी करेंगे? सोरेन ने फिर से मुस्कुराया और अपने हाथ सिकोड़ते हुए कहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं किससे पूछूं? नाम सूची तीनों संप्रदायों द्वारा तैयार की गई थी और तीनों संप्रदायों और अशोक नगरी के नाम से जारी की गई थी। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उसमें से हम जैसे छोटे किरदार कितना समझ सकते हैं? इतना बड़ा मामला, यहां तक कि शुरुआती स्तर के दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञों को भी बोलने का अधिकार नहीं हो सकता। विक्रम कुछ उदास होकर बोला, तो फिर दुष्ट संप्रदाय के मामले ऐसे ही खत्म हो जाएगा? लेकिन तीसरे युवा मास्टर के पक्ष को क्या हिसाब देना चाहिए? सोरेन ने गुस्से से कहा, यह कैसा समय है, अभी भी दुष्ट संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हो? अगर भयंकर आंधी दुनिया हमला करती है तो अशोक नगरी भी नहीं बच पाएगी। एक छोटा सा दुष्ट संप्रदाय का समूह क्या है? इसके अलावा यह नायक आमंत्रण पहले ही दिया जा चुका है। चाहे तीसरा युवा मास्टर कितना भी महान क्यों न हो, वो सिटी लॉर्ड महामहिम से भी बड़ा नहीं है ना? इस हीरो आमंत्रण को प्राप्त करने में सक्षम पात्र वे नहीं है जिन्हें आप और मैं अपमानित कर सकते हैं। विक्रम ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में भी कुछ नहीं बोला। हाँ, नायक आमंत्रण प्राप्त करने वाले पात्र वे नहीं थे जिन्हें उसके जैसे छोटे पात्र अपमानित कर सकते हैं। ठीक है, इस बार मैं बूढ़ा विक्रम अपनी बदकिस्मती को स्वीकार करता हूं, लेकिन चूंकि तुम नायक निमंत्रण दे रहे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊं? मैं अभी वाकई उत्सुक हूं कि उसके छोटे से संप्रदाय में वास्तव में ऐसी जबरदस्त क्षमताएं किसमें हैं, विक्रम ने कहा। सोरेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे दूसरा पक्ष कैसा भी हो, जब तुम नायक से मिलो तो पहले माफी मांगो, अन्यथा इस काम में गड़बड़ी करना वो नहीं है जो तुम और मैं बर्दाश्त कर सकते हो।
मामला पूरी अंतहीन दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा है। तुम और मैं इसमें केवल मामूली किरदार है। विक्रम ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन फिर भी अपना सिर हिला दिया। मैं अशोक नगरी के प्रथम श्रेणी के गश्ती निरीक्षक सोरेन, विशेष रूप से सिटी लॉर्ड के आदेश के तहत नायक लॉर्ड आरव से मिलने के लिए आया हूं, और तीनों संप्रदायों और अशोक नगरी के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित और जारी किए गए नायक निमंत्रण को देने के लिए यहां हूं। संप्रदाय द्वार के सामने आकर सोरेन स्पष्ट आवाज में पुकारा। बातचीत समाप्त करने के बाद सोरेन अपने हाथों को बगल में रखकर चुपचाप 10 राज्य संगठन संप्रदाय के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लॉर्ड आरव? वो कौन है? पहले कभी नहीं सुना कि उत्तरी डोमेन का ऐसा चरित्र है। क्या वो 10 राज्य संगठन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सोरेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। आने से पहले सिटी लॉर्ड महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से मेरे हाथों में नायक निमंत्रण दिया और मुझे ये नाम आरव बताया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं उसे सौहार्दपूर्वक आमंत्रित करूंगा। जहां तक ये आरव कौन है, वो कैसा दिखता है, उसके पास किस तरह की ताकत है, मुझे कुछ नहीं पता। सोरेन जितना अधिक ऐसा कहते गए, विक्रम उतना ही अधिक उत्सुक होते गए। लेकिन अब उनके विचार में ये 10 राज्य संगठन संप्रदाय इतना बेलगाम होने के लिए पूंजी भी होनी चाहिए। एक ऐसा चरित्र जो नगर के स्वामी महामहिम को व्यक्तिगत रूप से सौहार्दपूर्वक आमंत्रित करने का निर्देश दे सकता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसे एक प्रतिकार मिलना भी तर्कसंगत बात थी। यहां तक सोचते हुए विक्रम ने और भी अधिक निश्चय के साथ थोड़ी देर में उचित रूप से क्षमा मांगने का मन बना लिया। थोड़ी देर में एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के शिष्य ने दोनों लोगों का स्वागत किया। सोरेन और विक्रम मुख्य हॉल में प्रवेश किए। बाईं ओर एक बूढ़ा आदमी और एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। दाईं ओर एक युवक बैठा था। सोरेन ने इन लोगों की साधनाओं पर एक नजर डाली। बुजुर्ग व्यक्ति और अधेड़ उम्र का आदमी दोनों ही सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जबकि वो युवक केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था। ऐसी कतार देखकर सोरेन का दिल में अनजाने में धमाका हुई। क्या नगर के स्वामी ने उसे ये कई लोग ढूंढवाए थे? लेकिन दो दुनियाओं के बीच युद्ध में ऐसी ताकत की क्या भूमिका हो सकती है? हालांकि उसने अंदर आने से पहले विक्रम से भी सुना, 10 राज्य संगठन के समूह में सबसे शक्तिशाली केवल प्रथम स्तर का सोल सागर था। अब इन 3 लोगों को देखना भी बहुत अप्रत्याशित नहीं था। जो भी हो, सोरेन ने उन्हें तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की और फिर भी पुरुषोत्तम की ओर झुककर कहा, अशोक नगरी सिटी लॉर्ड की आज्ञा के तहत प्रथम श्रेणी के गश्ती निरीक्षक सोरेन लॉर्ड आरव को सम्मान देते हैं। अशोक नगरी लॉर्ड की कमान के तहत द्वितीय श्रेणी के गश्ती निरीक्षक विक्रम लॉर्ड आरव को सम्मान देते हैं। वह इस विक्रम को पहले अंदर की कहानी नहीं पता थी और उसने लॉर्ड आरव को नाराज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड आरव मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे, विक्रम ने भी झुककर कहा। पुरुष स्वतम का चेहरा कुछ हद तक अस्वाभाविक था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि इन दोनों लोगों ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था। 9वें स्तर के सोल सागर और चौथे स्तर के सोल सागर ने उसकी ओर गंभीरता से झुककर उसे बहुत दबाव महसूस कराया, लेकिन आरव ने उसे शांत करने के लिए एक सार्थक नजर दी। पुरुष स्वतम केवल शांत रहने की पूरी कोशिश कर सकता था। हाँ, आप दोनों ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। वो आरव है, पुरुष स्वतम ने मुस्कुराते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो सोरेन और विक्रम का सामना करते हुए, खासकर सोरेन, भले ही उसने जानबूझकर 9वें स्तर के सोल सागर की शक्ति का प्रदर्शन न किया हो, फिर भी संप्रदाय पुरुष स्वतम को बेचैनी महसूस हुई। ऐसा अस्तित्व उन्हें एक हाथ से मिटा सकता है। दूसरा पक्ष यहां खड़ा होकर उनसे विनम्रता से बात क्यों कर रहा था? इसका कारण पूरी तरह से आरव था। पुरुषोत्तम के शब्द कहे जाने के बाद सोरेन और विक्रम दोनों बहुत चौंक गए। जिस व्यक्ति को नगर के स्वामी ने उन्हें सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया था, वो वास्तव में ये युवक था जो 16 से 17 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था। उसकी ताकत द्वितीय स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन से परे नहीं थी। ये बहुत बेतुका था, है ना? सोरेन अंत में थोड़ा और गरिमामय हुआ और जल्दी से झुककर बोला, सोरेन ने लॉर्ड आरव को देखा है। तभी विक्रम ने प्रतिक्रिया की और जल्दी से झुककर प्रणाम किया। उसने एक बार फिर आरव से माफी मांगी। आरव ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि यह घटना समाप्त हो गई है। लेकिन उसने सोरेन से पूछा, वो नायक निमंत्रण जिसका आपने उल्लेख किया था, क्या बात है? सोरेन ने जल्दी से एक चमकदार लाल निमंत्रण निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। आरव ने उसे खोला, एक नजर डाली, फिर उसे बंद कर दिया। आप वापस जाकर सिटी लॉर्ड से कहें कि आरव जाना चाहता है, लेकिन संप्रदाय किसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के एक बुजुर्ग अभी भी किसी की कैद में है और वास्तव में अन्य चीजों के बारे में चिंता करने के मूड में नहीं है। सज्जनों, कृपया वापस जाएं। उस कैद मामले में कुछ करने के लिए इस आरव को अभी भी व्यस्त रहना है। इस आरव के लिए आपने साथी सबसे आगे, फिर बाकी सब, इसलिए कृपया। आरव ने शांत भाव से कहा। ये सोरेन ने सोचा नहीं था
कि आरव वास्तव में इस तरह उत्तर देगा। सोरेन कुछ हद तक हैरान था, अनिश्चित था कि आरव यहां क्या कर रहा था। अशोक नगरी लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से इस आरव को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण जारी किया। ये ऐसी अद्वितीय महिमा थी। ये लड़का अप्रत्याशित रूप से अभी भी दिखावा कर रहा था। आपका एक संप्रदाय का बुजुर्ग वास्तव में सिटी लॉर्ड महामहिम के निमंत्रण से भी अधिक महत्वपूर्ण था। इस छोटे से संप्रदाय को देखते हुए बुजुर्ग भी केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था। क्या इस तरह का एक छोटा सा चरित्र अंतहीन दुनिया के अस्तित्व या पतन के महान मामले की तुलना कर सकता है? सोरेन अपने दिल में बहुत नाराज था, लेकिन सिटी लॉर्ड महामहिम द्वारा पहले उसे याद दिलाए जाने को याद करते हुए उसने अभी भी अपने दिल में क्रोध को बलपूर्वक दबा दिया। इसके अलावा सोरेन एक चतुर व्यक्ति भी था। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि 10 राज्य संगठन के प्रभारी व्यक्ति वास्तव में उसकी आंखों के सामने आरव नामक ये युवक था। एक दूसरे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में 2 सोल सागर क्षेत्र के सामने इतना अभिमानी था, और उन 2 लोगों के चेहरे पर अभी भी एक भी शिकायत नहीं थी। आरव नामक ये युवक वास्तव में इतना सरल नहीं था। दरअसल आरव को इतना दृढ़ निश्चय देखकर पुरुष स्वतम और स्काई मैपल दोनों के दिल धड़क रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे एल्डर दयाराम की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे। यह सिर्फ इतना था कि उनके 10 राज्य संगठन के पास उत्तरी क्षेत्र में सौदेबाजी करने के लिए बहुत अधिक पूंजी नहीं थी। विशेषज्ञ यहां बादलों की तरह घूमते थे। एक यादृच्छिक व्यक्ति भी 10 राज्य संगठन के समूह को मिटा सकता था। यह सोरेन मंदबुद्धि है। क्या लॉर्ड आरव चीजों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं? लॉर्ड आरव के हंसने से नहीं डरते, लेकिन शहर के लॉर्ड महामहिम आने से पहले बार बार आपको आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किए थे। लेकिन अब सोरेन ने एक कठिन इरादा प्रकट किया। जब वो बात कर रहा था तो सोरेन को पुरुष स्वतम और स्काई मैपल की घबराहट साफ साफ महसूस हो रही थी। लेकिन आरव नामक इस युवक ने वास्तव में उसके साथ हवा की तरह व्यवहार किया। ऐसा संयम बिल्कुल भी दिखावा नहीं था। सोरेन अपने दिमाग को खपाने के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि इस युवक का आत्मविश्वास कहाँ है। आरव ने सोरेन की तरफ एक बेपरवाह नजर डाली और अचानक थोड़ा स्पष्ट होते हुए उसने कहा, चूंकि ऐसा ही है तो तुम दोनों पहले कुछ दिन यहां रहो। इसके बाद ये आरव अपनी संप्रदाय की उस बुजुर्ग का कैद से मुक्त करके स्वागत करेगा। फिर मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। ये मुलाकात कुछ दिनों में होने वाली है। इस तरह कई दिनों तक टालना ठीक नहीं है ना? सोरेन ने उदास होकर कहा। उसे पता चला कि इस सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के सामने वो वास्तव में बोलने की थोड़ी सी भी पहल नहीं कर पा रहा था। ठीक इसी समय फिर से एक और आवाज सुनाई दी। दिव्य तलवार संप्रदाय के दूत रंजीत दर्शन के लिए अनुरोध कर रहा है, कृपया इस पर विचार कीजिए। आरव स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत खुश हो गया। हे, वास्तव में ऐसा ही हुआ कि जिन सबको आना चाहिए था सभी आज एक साथ आ गए। काफी परेशानी भी बच गई। भाई सोरेन, जब से ये दिव्य तलवार संप्रदाय का दूत आया है, ये माना जा सकता है कि मैं आज आप लोगों के साथ जा सकता हूं। सोरेन अनिश्चित थे कि इसका क्या मतलब है। दिव्य तलवार संप्रदाय से भी इसका रिश्ता क्यों जुड़ गया? लेकिन वो नाम रंजीत सोरेन ने पहले सुना था। जब उसने पहले ये आवाज सुनी तो वो दिल में चौंक गया और आरव को देखते समय उसकी आंखों में एक बार फिर बदलाव आया। ये रंजीत दिव्य तलवार संप्रदाय का दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ था। वास्तव में किन मामलों ने उनकी भव्य उपस्थिति को परेशान किया? भले ही उत्तरी डोमेन में कई दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, फिर भी दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञों की स्थिति अत्यधिक ऊंची थी। वे आमतौर पर आसानी से चेहरा नहीं दिखाते थे। किसी को यह जानना होगा कि दिव्य पारगमन क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास एक संप्रदाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त ताकत थी।